दोस्तों आज हम करेंगे टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। इसमें हमने सबसे पहले कराया था आपका डाल्टन मॉडल, फिर आपका डाल्टन मॉडल की कमियाँ, उसका एटम कराया था, फिर उसका मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैथोड रे, आपके पास एनोड रेज, इसका आइसोटोप, आइसोबार्स, आप सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे टॉपिक हमने इससे पहले कंप्लीट कराए थे। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की व्यवस्था, यानी एटम के इनसाइड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। इसके पहले सबसे पहला लॉ दिया था टॉमसन ने, जिसे तरबूज वाला मॉडल भी क्या बोलते हैं। तो देखिए सबसे इसमें क्या कहा था टॉमसन ने, परमाणु के अंतर्गत रचक कण यानी जिससे परमाणु पर बना हुआ है के विन्यास को समझने के लिए सबसे पहले जी टॉमसन ने यानी 1904 में पहला मॉडल दिया था, जिसके अनुसार परमाणु एक दृढ़ यानी कि एक ठोस यानी सॉलिड विद्युत उदासीन कण है, जिसका आकार दे रखा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। परमाणु का पूरा धन आवेश समान रूप से उसके गोले पर वितरित होता है, यानी कि जो एटम बताया था यानी स्फेरिकल पार्ट उस पर मतलब इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बीच बीच में गुथे रहते हैं। जैसे आपने देखा ऐसे होता है तरबूज में बीच में क्या होते हैं, बीज होते हैं जो आपके पास सीड्स, तो उन सीड्स को उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो रेड कलर का जो पार्ट होता है वो आपको बताया था ना उन्होंने पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स। तो इसे लॉ को बोला गया था टॉमसन मॉडल। तो टॉमसन मॉडल को परमाणु का तरबूज मॉडल भी कहते हैं, परंतु ये लास्ट में आके ये गलत हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट आया था आपके पास रदरफोर्ड। तो इसके बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने टॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां निकाली, चूँकि इस टाइम ये उन्होंने बताया था वो उसने अपनी परिकल्पना के अकॉर्डिंग बताया था, चूँकि रियलिटी से काफ़ी दूर था। तो इसके बाद देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल। देखिए इस मॉडल को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था और अल्फा कणों के प्रकीर्णन से नाभिक मॉडल भी दिया है, नाभिक का मॉडल भी इन्होंने दिखाया था। तो देखिए परमाणु का कुल धन आवेश केंद्र में स्थित रहता है, यानी उसका उन्होंने बताया न्यूक्लियस यानी परमाणु का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर स्थित है आपके पास, उसके यानी सेंटर यानी कि न्यूक्लियस को बताया था उन्होंने, जिसको परमाणु का नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये इन्होंने सही बताया था यहाँ तक। इलेक्ट्रॉन पर धन आवेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जो घूमता है उस पर क्या है, ये नाभिक का जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर क्या है एक आकर्षण बल अप्लाइड किया, यानी अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड करता है। परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता नहीं है, यानी जबकि इनवर्ट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या नाभिक में गिर जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में घूमते हैं तो वह एक उपकेंद्रीय बल नाभिक पर लगने लगता है, जिससे उनमें संतुलन उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई बॉडी मान लो सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, तो एक सेंटर के इनवर्ट डायरेक्शन यानी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है आपके पास नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन। जो सर्कुलर ट्रैक में घूमती है तो आउटर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उन्होंने ये बताया था कि जब कोई बॉडी यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो उसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसे क्या नाम दिया इन्होंने अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन्होंने जो परिकल्पना दी थी रदरफोर्ड ने वो सारी सही थी। इसके बाद आए थे नेक्स्ट आपके पास बोर यानी नील बोर। देखिए नील बोर ने डेनिश भौतिक वैज्ञानिक नील बोर ने सन 1913 में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल के दोष को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया, यानी कुछ कमियां रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो नील बोर ने की थी, पर नील बोर के मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी, वो समरफील्ड ने दूर की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, यानी आपके पास एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, उन्होंने बताया। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा में बिना ऊर्जा उत्सर्जित या फिर अवशोषित किए लगातार उच्च वेग से चक्कर लगाते रहते हैं, यानी आपको इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर
ना ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं ना ही अवशोषित करते, फिर भी नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर हाई वेलोसिटी यानी कि हाई वेलोसिटी के साथ चक्कर लगाते रहते हैं, जो आपके पास रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखें, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जहां उनका कोणीय संवेग यानी आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो h/2 का क्या पूर्ण गुणक होता है, या बोल सकते हैं सरल गुणक होता है। यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है h/2 का गुणक यानी मल्टीपल होता है। तो यानी L = फॉर्मूला हो जाता है L = mv/r। तो नेक्स्ट देखें फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा में से दूसरी स्थायी कक्षा में जाने पर ही ऊर्जा उत्सर्जित या फिर अवशोषित करते हैं। यानी लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएंगे तब भी एनर्जी क्या करेंगे, लोअर लेवल से हायर ले यानी कि आपके पास यानी फर्स्ट लेवल से सेकंड में जा रहे हैं तो एनर्जी अवशोषित करके जाएंगे। अगर सेकंड से फर्स्ट में आ रहे हैं तो एनर्जी क्या होंगे, रिलीज करेंगे यानी एनर्जी अपनी छोड़ेंगे। तो ये बोला था इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाने पर ही ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषित करता है। इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर से होना उसकी उत्तेजित अवस्था कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा लेवल में है तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तेजित अवस्था। अतः एक कक्षा में दूसरी कक्षा में आने का ऊर्जा परिवर्तन, अगर इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा की कक्षा से दूसरी ऊर्जा की कक्षा में आने का परिवर्तन निकालें तो क्या होगा, डेल्टा ई यानी E2 माइनस का E1 यानी सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में, ये बराबर होता है एच न्यू। न्यू यहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो एच हमने एच रखा, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं c/λ यानी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। इसके बाद बोहर कक्षा की त्रिज्या निकालने का, इसकी रेडियस निकाले, बोहर ऑर्बिट की रेडियस यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला था n²/h² 4π² m e⁻²। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की अगर ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला रहेगा E = -k 2π² m e⁻4 n²h²। पाई यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n ऑर्बिट, h प्लांक कांस्टेंट। इसके बाद देखें ऊर्जा का उत्सर्जन या वह अवशोषण ऊर्जा के पूर्ण क्वांटम गुणक या फिर क्वांटम गुणांक में होता है। यानी एनर्जी रिलीज हो या फिर गेन हो हमेशा क्या होगा, E = h न्यू की फॉर्म में ही रहेगी। इसी के मल्टीपल में इंक्रीज आपके पास रिलीज होगी चाहे गेन होगी। नेक्स्ट देखें बोहर मॉडल के दोष, यानी इसमें कुछ कमियां थी कि देखिए बोहर का परमाणु मॉडल केवल इलेक्ट्रॉन वाले जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। यानी इन्हीं की व्याख्या कर पाया, बाकी अदर एलिमेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए या फिर गेन की उन्हीं वाली कंडीशन को एक्सप्लेन कर पाया, बाकी अदर को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। सेकंड पॉइंट देखें, यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं व आयनों की व्याख्या नहीं कर पाता था। जैसे जैसे हीलियम है यहाँ पर डबल पॉजिटिव लिख दिया है, लिथियम डबल पॉजिटिव लिख दिया जाए, तब भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट थर्ड देखें, यह परमाणु तथा आयनों के स्पेक्ट्रमों में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को स्पष्ट नहीं कर पाया था। यानी परमाणु में या फिर आयनों में चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड की कोई स्पष्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। क्योंकि आपके पास जब आयनों को आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर वो क्या होते हैं, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या तो अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर रिपेल हो जाते हैं। वो एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाया था। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, यह बहुत बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु कहलाने वाले अधिक अथवा एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को स्पष्ट नहीं कर सकता था। यानी ये किसी एटम से इनसाइड एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो या फिर उससे यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहे हों या फिर बहुत कम इलेक्ट्रॉन रहे हों, उसे एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था। उनके रेखीय स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट देखें, यह परमाणु के स्पेक्ट्रा पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव को स्पष्ट करने में असफल रहा था, जो हमने अभी जस्ट बताया था इससे पहले वाले में। यह परमाणु के स्पेक्ट्रा पर विद्युतीय प्रभाव को स्पष्ट नहीं कर पाया था। यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नियर बाय ले जाने पर आपके पास क्या अट्रैक्शन होगा, क्या रिपल्सन होगा, ये कुछ नहीं बता पाया था।
नेक्स्ट 6 पॉइंट देखें, बोर का सिद्धांत पदार्थ की द्वैली प्रवृत्ति या फिर अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण का असफल रहा था। द्वैली प्रवृत्ति 19 होता है, यानी अगर आपके पास किसी भी पार्टिकल के पास अगर आपके पास स्थिति और उसकी मोमेंटम, स्थिति और मोमेंटम का एक साथ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, जो दिया था आइंस्टीन ने। तो यानी इसमें कमियां रहेंगी, तो जो किसने पूरी की थी, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, जिसे बोलते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजिकल टू लेस देन एच अपॉन 2 पाई, जो आइंस्टीन की इक्वेशंस कहलाएगी, आइंस्टीन का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट दिया था आपके पास समरफील्ड का मॉडल, यानी ये बोर जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो समरफील्ड ने देखा था। तो देखिए समरफील्ड का मॉडल क्या था। देखिए समरफील्ड के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान हो, यानी अगर एक ऑर्बिट में आपके पास यानी एसओ पीओ डीओ और एफओ सभी में आपके पास एनर्जी के लेवल एक जैसे नहीं होते। जब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आपके पास स्पिन अलग होती है, और फुल फील्ड वाले होते हैं उनकी स्पिन अलग होती है, तो उनकी एनर्जी लेवल भी अलग अलग रहे होंगे। तो समरफील्ड के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं समान हो। एक ही कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से भिन्न होती हैं। यानी किसी का कंडीशन आपके पास देखें, हाफ फील्ड वाली कंडीशन में एनर्जी आपके पास कैसी हो, पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव फुल फील्ड वाली कंडीशन में एनर्जी कैसी हो जाती है, नेगेटिव, यानी कि स्पिन के अकॉर्डिंग वो चेंजेबल होती हैं। पर ये आपके पास एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर, जो समरफील्ड ने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद देखें सेकंड, मुख्य ऊर्जा स्तरों को उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया गया था, जो बोर ने नहीं बताया था। यानी कि मुख्य एनर्जी लेवल, यानी जिसे रिप्रेजेंट किया था हमने एन से, तो एन के बाद आपके पास उप ऊर्जा स्तर, वो जैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो हम अब जस्ट आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट थर्ड रहेगा, एक ही कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर तथा कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय पथ पर घूमते हैं। यानी एक ही कक्षा के इलेक्ट्रॉन कुछ आपके पास में होते हैं नाभिक के, कुछ बहुत दूर होते हैं। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता बोर, ये समरफील्ड ने एक्सप्लेन किया था। इसका फोर्थ पॉइंट देखें, वृत्तीय पथ पर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई, ये बोर ने बताया था, इन्होंने इसमें n का और मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि दीर्घवृत्तीय कक्षा पर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का मान k h अपॉन 2 पाई होता है, जहाँ k 1 2 3 4 हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑर्बिट की नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसके बाद देख नेक्स्ट आगे रहेगा परमाणु का क्वांटम मॉडल, जो हम कल एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।